नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूरे प्लान की, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मिली मजबूती की, बात करेंगे इंडिया गठबंधन में एक और राष्ट्रीय दल के शामिल होने के संकेतों की, केजरीवाल पर आए संकट की, जानेंगे महाराष्ट्र में कैसे मुश्किल में दिखाई दे रहा है एनडीए, सीएए पर उठे अब क्या सवाल। बुलेटिन के आखिर में जानेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महुआ मोइत्रा का यूटर्न, आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका ली वापस। मोइत्रा को 14 दिसंबर से सरकारी आवास खाली करने का मिला था नोटिस। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट पहुंचे आप नेता संजय सिंह, याचिका दायर कर अदालत से जमानत देने की मांग। आप नेता को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को किया था गिरफ्तार। इतिहास में सबसे छोटा रहा कैपटाउन टेस्ट, सिर्फ 107 ओवरों में ही निकल आया परिणाम। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी 7 विकेट से मात, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 491 अंकों की तेजी के साथ 71,848 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 141 अंकों की तेजी के साथ 21,659 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू कर रही है। आज यात्रा को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें यात्रा के पूरे कार्यक्रम पर मुहर लगा दी गई है। तो क्या है यात्रा का रूट, किस किस जिले से निकलेगी न्याय यात्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई है। यात्रा को नया नाम मिल गया है। पार्टी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नाम अब ब्रांड बन चुका है, इसीलिए यात्रा में भारत जोड़ो को शामिल किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यात्रा के रूट पर मुहर लगा दी गई है। 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू करेंगे और 67 दिनों बाद 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर यात्रा को समाप्त करेंगे। इस दौरान कुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। ये यात्रा 15 राज्य और 110 जिले और 100 लोकसभा और 337 विधानसभा सीट को कवर करेगी। पहले रूट में अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अरुणाचल में यात्रा को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अरुणाचल सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उसे रूट में शामिल कर लिया गया है। यात्रा के रूट के बारे में जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने बताया है कि मणिपुर 107 किलोमीटर 4 जिला, नागालैंड 257 किलोमीटर 5 जिला, असम 833 किलोमीटर 17 जिला, अरुणाचल प्रदेश 55 किलोमीटर 1 जिला, मेघालय 5 किलोमीटर 1 जिला, पश्चिम बंगाल 523 किलोमीटर 7 जिला, बिहार 425 किलोमीटर 7 जिला, झारखंड 804 किलोमीटर 13 जिला, उड़ीसा 341 किलोमीटर 4 जिला, छत्तीसगढ़ 536 किलोमीटर 7 जिला, उत्तर प्रदेश 1074 किलोमीटर 20 जिला, मध्य प्रदेश 698 किलोमीटर 9 जिला, राजस्थान 128 किलोमीटर 2 जिला, गुजरात 445 किलोमीटर 7 जिला, महाराष्ट्र 480 किलोमीटर 6 जिला। यात्रा इम्फाल, कोहिमा, जोराहट होते हुए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचेगी। पहले यात्रा के रूट में अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं था। अरुणाचल के बाद यात्रा फिर असम के दिसपुर, गुवाहाटी होते हुए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी। उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों को कवर करते हुए सिलीगुड़ी होते हुए बिहार के अररिया, किशनगंज होते हुए यात्रा एक बार फिर बंगाल में प्रवेश करेगी। यहाँ मुर्शिदाबाद होते हुए यात्रा झारखंड में बढ़ेगी। झारखंड में धनबाद, रांची, जमशेदपुर होते हुए यात्रा ओडिशा पहुंचेगी। यहां से एक बार फिर बिहार के सासाराम होते हुए यूपी में वाराणसी के रास्ते प्रवेश करेगी। यूपी में यात्रा प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, आगरा होते हुए राजस्थान के धौलपुर पहुंचेगी। धौलपुर से एमपी के ग्वालियर, गुना, उज्जैन होते हुए एक बार फिर राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेगी। यहां से फिर गुजरात में यात्रा प्रवेश करेगी। गुजरात के दाहोद, मांडवी होते हुए यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी, जहां नासिक, थाने होते हुए मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलना तय है। वैसे यात्रा से पहले ही पार्टी मजबूत होने लगी है। आज दक्षिण भारत की एक पार्टी का ही कांग्रेस में विलय हो गया, तो किस दल का हुआ है कांग्रेस में विलय, देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बना रही है, और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। साथ ही उनकी पार्टी वाईएसआरटीपी का भी कांग्रेस में विलय हो गया है।
जिसे सीएम जगन मोहन रेड्डी को एक तगड़ा झटका लगा है। वहीं माना ये जा रहा है कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी संगठन को मजबूत कर रही है और वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय इस बात का सबूत माना जा रहा है। वहीं शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शर्मिला ने भाई के जेल जाने पर अपनी मां के साथ पार्टी संभाली और फिर भाई जगन को मुख्यमंत्री बनाया। वाईएस शर्मिला तेलंगाना में सक्रिय वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष थी, जिसका कांग्रेस में अब विलय हो चुका है। 49 वर्षीय शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे और शर्मिला के बड़े भाई जगन मोहन आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम हैं। मई 2012 में जब जगन मोहन रेड्डी को गबन के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो भाई के जेल जाने के बाद बहन शर्मिला ने मां वाईएस विजयम्मा के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार का जिम्मा संभाला। जिस वक्त जगन की गिरफ्तारी हुई उस वक्त आंध्र प्रदेश में 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वाईएसआरसीपी ने 18 सीटों में से 15 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं इकलौती लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल हुई। शर्मिला का जनाधार 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने बढ़ाया, जो अक्टूबर 2012 को शुरू होकर अगस्त 2013 को खत्म हुई। शर्मिला ने यात्रा के दौरान 14 जिले नाप डाले, जिससे उनकी छवि को काफी मजबूती मिली। हालांकि फरवरी 2021 में शर्मिला ने भाई की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 8 जुलाई 2021 को पिता राजशेखर रेड्डी की जन्मतिथि पर शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना के नाम से नई पार्टी बना डाली और अब शर्मिला अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय के साथ ही कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वाईएस शर्मिला ने बयान दिया और कहा कि आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है और मुझे विलय कर बहुत खुशी हुई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना मेरे पिता ने देखा था, जो अब पूरा होगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बहन वाईएस शर्मिला को मनाने के लिए अपने चाचा वाईएसआरसीपी के पूर्व सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी को भेजा था, लेकिन बातचीत विफल हो गई थी। वाईएस शर्मिला का प्रभाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्यों में माना जाता है। इन दोनों में कांग्रेस का फायदा तय है। वैसे कांग्रेस की नजरें दक्षिण के साथ उत्तर पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां अगर बीजेपी को रोक दिया गया तो फिर बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी और अब यहां बीजेपी को करारा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया यहां मजबूत हो रहा है और यूपी से तो इसके बड़े संकेत मिल रहे हैं, जहां बीएसपी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में ना दोस्ती पक्की होती है और ना रिश्ते स्थायी होते हैं। सब कुछ वक्त और जरूरत के मुताबिक तय होता है। जैसे इस समय बीजेपी की मनमानी को देखते हुए कई विपक्षीय दलों को ये महसूस हुआ है कि बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना ही होगा और इसके लिए अलग अलग विचारधाराओं के दलों ने हाथ मिला लिया है। 28 दलों का इंडिया गठबंधन इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और अब ऐसा लग रहा है कि अगले 10-11 दिनों में इंडिया के दलों की गिनती 28 से बढ़कर 29 हो जाएगी, क्योंकि मायावती इंडिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती हैं। कहा जा रहा है कि मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। असल में जिस तेजी से इंडिया मजबूत हो रहा है उसे देखते हुए बसपा कार्यकर्ताओं का मन भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को बन रहा है। इसलिए उनकी नजरें पार्टी मुखिया मायावती पर टिकी हुई है कि वो गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेती हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले मायावती ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी इस बात से संकेत मिल रहे थे कि जरूरत हुई तो मायावती इंडिया में शामिल हो सकती हैं। हालांकि मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मायावती अपने समर्थकों की इच्छा का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं या फिर एकला चलो की राजनीति पर टिकी रहती हैं। मायावती अपने जन्मदिन पर बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। वो कांग्रेस के संपर्क में बताई जा रही हैं और इन खबरों से बीजेपी हैरान दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का उस पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश हुई और अब केजरीवाल की
गिरफ्तारी की तैयारी की खबरें चलने लगी हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आप नेताओं का दावा है कि केंद्र की हरी झंडी मिलते ही दिल्ली के सीएम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। केंद्र के इशारे पर ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से दूर रखने की साजिश कर रही है। फर्जी मामला बनाया गया है और फर्जी तरीके से केजरीवाल को आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है। समन पर समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन कारण नहीं बताया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरे खिलाफ ईडी का समन गैर कानूनी है। ईडी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मेरे खिलाफ कानूनी रूप से समन आएगा तो मैं सहयोग करूंगा। मुझे पहले बुलाया गया था, मैं पेश नहीं हुआ, लेकिन इस बार समन गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं है, बल्कि मुझे लोकसभा चुनाव से प्रचार करने से रोकना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति में 2 साल से जांच जारी है। ईडी को जांच में कुछ भी नहीं मिला। 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर घोटाला हुआ है तो पैसे कहाँ हैं? आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों हैं? ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाते तो जेल नहीं जाते। केजरीवाल ने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। कोशिश है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर सके। दरअसल ईडी अभी तक 3 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है। तीसरी समन के जवाब में केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया था। ईडी से केजरीवाल ने समन को लेकर ही सवाल किए थे, जिसके जवाब नहीं मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्षी दलों को चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश कर रही है और खुद राम मंदिर के नाम पर जमकर प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी के इस प्रचार पर विपक्ष ने उसे घेर लिया है। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी का ये दांव अब कहीं न कहीं फेल होता नजर आ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर फंसती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के एक घटक दल ने फिर से बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। धार्मिक मामलों में संभल कर राजनीति करनी चाहिए। वहीं अब आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने अपनी और मोदी की मार्केटिंग कर रही है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और ये लोग ईडी और सीबीआई को बार बार हमारे घर में घुसा दे रहे हैं। हम लोग थक चुके हैं ये सब देखकर। मैं तो बचपन से ही ईडी सीबीआई को देख रहा हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इन सब चीजों से। हम लोग लड़ते रहेंगे। राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने ये भी पूछ लिया कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे, ना कि मंदिर। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया दिन भर हम लोगों से राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर यही सब पूछती है। भगवान राम को मोदी जी की क्या जरूरत है? भगवान राम चाहते तो अपना महल खुद बनवा लेते और मोदी जी ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने भगवान राम को घर और महल दिला दिया हो। ये सब बेकार की बातें हैं। आस्था मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। पाप करते रहेंगे और राम राम करते रहेंगे तो राम आशीर्वाद नहीं देंगे। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस रूप से एनडीए सरकार, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण में रुचि ली है, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और अगर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल बनता है तो सरकार उसमें एक सीमा तक ही दखल दे सकती है। असली काम उस कमेटी का होता है जो निर्माण करवाती है। राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए राजनीति हो रही है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी की नैया पार नहीं लगा पाएगा। चुनाव के लिए उसे मजबूत सहयोगी की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास दिख नहीं रहे और बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो सीट बंटवारे को लेकर झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव तेज हो गया है। सीट बंटवारे पर जहां इंडिया गठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए में मामला फंसता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है। फॉर्मूला भी बन गया है, बस सीट बंटवारे का ऐलान होना है। तो दूसरी ओर एनडीए में शामिल तीनों ही दलों के बीच टकराव तेज हो गया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल है, उसमें सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल बीजेपी 2019 में राज्य की 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 23 सीटें उसने शिवसेना के लिए छोड़ दी थी। बीजेपी इस बार 30 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। बीजेपी ने ऐसी 6 सीटों पर भी दावा ठोक दिया है जहां सांसद शिवसेना का है, जबकि इस बार गठबंधन में शिवसेना के साथ एनसीपी के अजित गुट की भी एंट्री हो चुकी है।
उधर शिंदे गुट ने दावा किया है कि तीनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में कब्जा किया था। यानी शिंदे गुट ने 18 सीटों पर सीधे सीधे दावा ठोक दिया है, तो अजीत पवार गुट की भी 1 दर्जन सीटों पर दावेदारी है। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा हो पाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। वैसे इस समय सवाल सीए को लेकर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सीए को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के सामने 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जातीय जनगणना, ओबीसी रिजर्वेशन, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन बीजेपी इन सभी मुद्दों से दूर भागती दिखाई दे रही है। बीजेपी 2024 चुनाव के पहले राम मंदिर और अब सीए का सहारा लेती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने राम मंदिर के बाद अब अपने तरकश से एक और तीर सीए निकाला है, लेकिन बीजेपी अपने ही तीर से घायल होती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सीए को बीजेपी की ध्रुवीकरण साजिश बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सीए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास कर दिया था। संसदीय प्रक्रियाओं के हिसाब से कानून को लागू करने के नियम 6 महीने के अंदर लागू होने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे गए और दिए गए। अब हमें सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इससे ये साफ है कि इसका उद्देश्य चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण था। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे में धर्म के आधार पर किसी को कैसे नागरिकता दी जा सकती है, ये मौलिक सवाल है। मैंने ये सवाल सीएए पर चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए थे। अब आपको बता दें कि सीएए को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सीएए बंगाल में लागू नहीं होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीएए को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सीएए को लोकसभा चुनाव देखते हुए मुद्दा बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ये सीएए संविधान विरोधी है, कानून को धर्म के आधार पर बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन सवालों पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। रेलवे के जिस अधिकारी ने आरटीआई में पीएम के एक सेल्फी पॉइंट की लागत 6.25 लाख रुपए बताई थी, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। गनीमत है कि उसे सच बोलने पर सिर्फ ट्रांसफर ही किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया। इस तरह के जवाबों से तो भाई सेल्फी पॉइंट बनाने वाले स्टार्टअप का मनोबल टूटेगा। इसलिए बस सेल्फी बनाओ, खुश हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।